हेलो नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंडियन स्टडी 85 में। मैं आपसे बार बार वही बात दोहराऊंगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और अपने बीच की दूरी बनाए रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और इसी के साथ आपकी स्टडी की तरफ ध्यान देते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम हैं जो अगस्त या सितंबर में होने प्रस्तावित है। तो जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतने आपको एग्जाम के नज़दीक जाकर आपको कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आप एक बार एक रीडिंग लगाओगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा के लिए ये एक बात दोहराता हूँ कि जो भी वीडियो बनाया जाए शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज के लिए आपके सामने आया है, वही चल रहा है हमारा भाग जो था इंजन के भाग। इंजन के भाग में हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ा। आज के लिए हमारा नया टॉपिक आया है इंजन वाल्व। क्या? इंजन के वाल्व। तो इंजन वाल्व की पहले हम इस पर चर्चा करें, क्या होता है वाल्व। वाल्व हमें पता है कि वाल्व एक ऐसी डिवाइस है जो किसी तरल गैस को एक दिशा मतलब कि दिशा निर्देशित या गाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। घरों में पानी की नल लगाए जाते हैं तो हमें पता होता है कि उस नल को ऑन ऑफ करेंगे तो किसी तरल का बहाव होगा। इसी तरह कोई गैस सिलेंडर से हमने कोई पाइप लगा रखी है, वहां भी एक वाल्व लगता है। इसी तरह इंजन में बहुत से वाल्व होते हैं। जैसे अभी हम वाल्व की बात कर रहे हैं तो वो वाल्व हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की चर्चा कर रहे हैं, न कि हम जो ऑयल पंप होता है उसके साथ भी एक वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है? रिलीफ वाल्व। इसी तरह ही वाटर पंप के साथ एक वाल्व होता है जो होता है थर्मोस्टेट वाल्व। हम उनकी अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ आज हमारे इंजन के हेड में लगने वाले या सिलेंडर ब्लॉक में लगने वाले वाल्वों की चर्चा करेंगे जो हमारे काम आते हैं इनलेट और एग्जॉस्ट। इनलेट में क्या काम आता है? इनलेट में एक इनलेट मैनिफोल्ड होता है जिसका संबंध एयर क्लीनर से जुड़ा होता है। एयर क्लीनर से शुद्ध हवा लेने के लिए या पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण लेने के लिए हमें एक वाल्व लगाया जाता है जो कि यह निर्देशित करता है कि किस टाइम ये खुलेगा, किस टाइम चार्ज हमारा सिलेंडर में प्रवेश करेगा, उसके बाद यह बंद हो जाता है। वो हमारा एक अलग मैकेनिज्म है। इसी तरह ही एग्जॉस्ट के रूप में जली हुई गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी एक वाल्व के द्वारा ही पूर्ण की जाती है। उस वाल्व को एक समय निश्चित अवधि में खोला जाता है और जली हुई गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वहां नई हवा या नया चार्ज आने के लिए जगह मिल सके। इन्हीं वाल्वों को पढ़ने के लिए आज मैं लेके आया हूं अपना टॉपिक वाल्व। तो सबसे पहले मैं एक वाल्व से आपको परिचित करा देता हूं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रचलित है आजकल के वाहनों में, जिसे अपने कह देते हैं मशरूम या पपेट वाल्व। कौन सा? मशरूम या पपेट वाल्व। इससे एक अलावा एक दूसरा वाल्व होता है जिसे कहते हैं टुलिप, जिसे बोला जाता है टुलिप वाल्व। कौन सा? टुलिप वाल्व। परंतु इसका आजकल प्रयोग नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन और रेसिंग कार में ही किया जाता है। किस वाल्व का? टुलिप वाल्व का। इसको देखें तो टुलिप वाल्व कैसा होगा, थोड़ा सा इस तरह से ये बढ़ा दिया जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से बढ़ा दें तो ये कुछ टुलिप वाल्व से मिलता जुलता रूप बन जाएगा। तो इनका उपयोग हमें याद रखना है। सिर्फ याद रखने के लिए ज्यादातर हम प्रयोग मशरूम हेड का प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, मैंने बनाया एक वाल्व की संरचना। इस वाल्व का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा? हेड। क्या? हेड। तो सबसे ऊपर हमारे क्या है? हेड। तो ऊपर से कोई भी चाल इंजन में क्या होता है? सबसे ऊपर सिलेंडर हेड। तो इसका ऊपर वाला भाग क्या कहला? सिलेंडर हेड, न ऊपर के सीधा हेड। जो बीच में कुछ भाग होता है, कुछ एंगुलर होता है, इस भाग को कहते हैं मार्जिन। मार्जिन के नीचे कुछ भाग होता है टिका हुआ, जिसे कहते हैं फेस। यह फेस वही भाग है। कौन सा? यह वही भाग है जो वाल्व सीट पर बैठता है और आने वाली गैसों को और जाने वाली गैसों के लिए रास्ता प्रदान करता है, और उसी के साथ क्या करता है? वह सही सिस्टम पर सीट पर बैठ जाता है और लीकेज को रोक देता है। उसके बाद में आता है स्टेम। स्टेम क्या है? स्टेम एक डंडी है। क्या है भैया? एक डंडी है। डंडी नहीं, सॉरी, डंडी। क्या है? डंडी है। जो डंडी किस में चलते हैं? वाल्व गाइड में। और वाल्व गाइड क्या होती है? गाइड मींस क्या होता है? निर्देशित करना। और निर्देशित किसको करेगी? वाल्व को। वाल्व अपनी सीट पे सीधा बैठे और सीधा उठ जाए, उसको निर्देशित करने के लिए वाल्व स्टेम बनाई जाती है। नीचे मैंने लिखा लोक ग्रूव। क्या लिखा? लोक ग्रूव। तो लोक ग्रूव क्या करता है? इस वाल्व को रोक के रखता है। इसके अलावा इसके साथ कुछ अलग ऐसे सीरीज आएगी, हम उनको साथ के साथ पढ़ते रहेंगे कि लोक ग्रूव कितने प्रकार के होते हैं। एक यही पढ़ लेते हैं। एक तो पिन टाइप, एक कोनिकल, एक हॉर्स शू टाइप। अब आप कहोगे सर ये कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं? चलो पहले इसकी चर्चा कर ले, बाकी बाद में देखें। पिन टाइप,
ये लो जी, ये क्या है, पिन टाइप। किसी वालों को रोके रखने के लिए इस प्रकार की पिन का इस्तेमाल किए तो वो पिन टाइप लॉक ग्रुप हो जाएगा। अब जो हम इस वालों को रोके रखने करते हैं वो हमारे पास होता है कोनिकल टाइप। आपको मैंने पहले कहा था प्रत्येक डायग्राम आप ढंग से याद करके रखें ताकि आपको आगे एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आए। इस तरह के दो टुकड़ियों के रूप में विभाजित होता है, दोनों भाग को इसमें लगा दिया जाता है और ये एक लॉक का काम करता है। एक और शूट है, घोड़े की नाल, क्या बोलते हैं इसको, घोड़े की नाल। ये लो, ये पंजा वाला भाग यहां बैठ जाएगा। आपने अगर कभी फ्यूल इंजेक्शन पंप को डिसेंबल किया है तो उसके पंप को रखने के लिए हम इस हॉर्स शू टाइप किसका, लॉक का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक वाइज जो हमने बनाया अभी, तो इसको नोट कर लेना, पिन टाइप, कोनिकल और हॉर्स शू टाइप। मैं इसको मिटा रहा हूं, सारी चीजें आपको बाद में भी आती रहेगी। तो सबसे पहले है वाल्व के भाग। तो वाल्व के भाग मैंने बता दिए, ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, वाल्व टॉप। उसके बाद नीचे मार्जिन, मार्जिन के नीचे उसका फेस जो किस पे बैठता है, सीट पे। उसके नीचे स्टेम, स्टेम जो डंडी गाइड में चलती है। नीचे लॉक ग्रुप जिसके सारे स्प्रिंग रुकता है और वाल्व को लॉक किया जाता है। ये कुछ वाल्व के भाग होते हैं, आपने इसे पूरा नोट आउट कर लेना है। या मैंने क्या पढ़ लिया, वाल्व के भाग। बात आई थी इंजन वाल्व। इंजन वाल्व में मैंने करवाया था आपको अभी पपेट या मशरूम वाल्व, क्योंकि इसे पपेट या मशरूम वाल्व क्यों कहते हैं। अभी जो मैंने वाल्व बनाया था इस वाल्व को पपेट या मशरूम वाल्व क्यों कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। पपेट या मशरूम वाल्व इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार छतरी नुमा या एक खुंबी के समान होता है। तो मशरूम किसको कहते हैं, खुंबी को कहते हैं, इसलिए इसे मशरूम कहता है। एक होता है रीड वाल्व। रीड वाल्व में क्या होता है, एक ऐसी मैं एक पत्ती का डायग्राम बनाता हूं। इस पे एक पत्ती मैंने यहां उठा के रख ली और दूसरी पत्ती मैंने पीछे की ओर बैठ कर दी। अगर इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं सीधा ऐसा, तो एक पत्ती मेरी इस तरफ आ रही है, दूसरी इस तरफ आ रही है, तीसरी इस तरफ आ रही है। ये तीन पत्तियां हैं और इन तीन पत्तियों का इस्तेमाल अपने कहां करेंगे, ये लो अपने ड्रॉ कर लेते हैं। क्या, इंजन। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है इंजन। यहां मैंने बना दिया एक पोर्ट, दूसरा पोर्ट, इनलेट, एग्जॉस्ट, और यहां बना लेता हूं ट्रांसफर पोर्ट। क्योंकि हमें पता है ट्रांसफर पोर्ट और इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट एक साथ बने होते हैं। तो ये कौन से इंजन की बात कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं टू स्ट्रोक इंजन की। इन इंजनों में जो रीड वाले होते हैं, ये इस तरह की पत्तियां लगी होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना कि जैसे हम मान लेते हैं कुछ चीज ऐसी, क्या एग्जांपल लिया जाए कि ये पत्ती है तो इनको यहाँ इन पत्तियों को, इस रीड वालों को यहाँ लगा दिया। इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ सक होगा तो ये अंदर वाली पत्ती अंदर खींची जाएगी, जैसे अंदर वाली अंदर खींची जाएगी और एयर इसमें आ जाएगा मिक्सिंग। इसी तरह जैसे हमें एग्जॉस्ट करना है, निकालना है, तो ये वाली पत्ती बाहर दाबी जाएगी और इसी दौरान जब सक होगा तो अंदर और दोनों दबाव तो दोनों पत्तियों पर पड़ेगा, परंतु एक पत्ती अंदर की ओर आने के लिए बाधित है तो दूसरी बाहर को जाने के लिए जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो ये आके सिर्फ रास्ता बंद करेगी, न कि यही खुल जाएगी। इसी तरह इन वाल्वों का उपयोग ज्यादातर टू स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है, बल्कि जो हमारे पास पपेट और मशरूम वाल्व है इनका इस्तेमाल आजकल सभी ऑटोमोबाइल में किया जाता है। इसी के अलावा मैंने अभी आपको बताया था टुलिप वाल्व जो इस्तेमाल किया जाता है रेसिंग कार और वायुयान में। इसके अलावा चलो आप आगे चलते हैं अपने थोड़ा सा का। आगे है मेरे पास वाल्व धातु। क्या, वाल्व को किससे बनाते हैं, वाल्व धातु। वाल्व धातु हमें समझना चाहिए कि किसी न किसी ऐसी चीज से बनाई जाती है जो कम से कम अधिकतम तापमान पर पिघले या उसके आयतन में वृद्धि हो। इसलिए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले अपने बनाएंगे क्या, एक डायग्राम यहां लिखेंगे इनटेक, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। इनटेक वाल्व को अपने बनाते हैं
सिलिकॉन, क्रोमियम स्टील से। और एग्जॉस्ट वालों को इसी के साथ अगर सिलिकॉन, क्रोमियम स्टील के साथ अगर मोलिब्डेनम और मिश्रित कर दिया जाए तो इस धातु का जो संयोजन होता है वो हम एग्जॉस्ट वालों के लिए काम में लेते हैं। इसी के साथ आजकल इसके साथ ऑस्टेनाइटिक नामक धातु और प्रेसिपिटेस नामक धातु से भी इन वालों को बनाया जाता है, क्योंकि ये न्यू जनरेटेड की धातुएं हैं जिनका आजकल कोई थ्योरी में वर्णन नहीं है। इनका सिर्फ आपको सिलिकॉन, क्रोमियम, स्टील ही मिलेगा। ये दो धातुओं से मिलकर के हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं कि हमारे पास वाल्व धातु हो गया, उसके बाद वाल्व लगाने की विधियां। ये तो हमारे पास क्या था, वाल्व की धातु है। तो आपने लिख लिया होगा सिलिकॉन, क्रोमियम, स्टील। और सिलिकॉन, क्रोमियम, स्टील में मोलिब्डेनम लगा दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है क्या, एग्जॉस्ट वाल्व का। वाल्व लगाने की विधियां तो मैं कई बार बता चुका हूं, LIFT। तो L व्यवस्था में वाल्व कहाँ लगाएंगे, दोनों आपको याद रखना है। L में दोनों कहाँ लगेंगे, याद रखना जी, सिलेंडर ब्लॉक में। I व्यवस्था इसको कहते हैं ओवरहेड व्यवस्था, और दोनों वाल्व कहाँ लगेंगे, हेड में। F व्यवस्था, F जैसे ऊपर जा रहा है तो एक हेड में आ गया, एक ब्लॉक में आ गया, तो इसमें एक हेड में व एक ब्लॉक में। T व्यवस्था, तो T ऊपर आ गया, तो आपको याद रखना है दोनों वाल्व कहाँ लगेंगे, दोनों वाल्व हेड में, परंतु सिलेंडर के दोनों तरफ लगते हैं। और इसके लिए क्या यूज होता है, दो कैमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। आपने इसको ध्यान रखना है। हमारी वाल्व व्यवस्था आ गई कौन सी, I-हेड, F-हेड, T-हेड और L-हेड। तो ये हमारे पास 3-4 व्यवस्थाएं हैं, इनको आपने याद रखना है। सिर्फ एक T को याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LIFT, लिफ्ट याद रखना। वाल्व लगाने की विधियों के बाद हमने अभी तक वाल्व पढ़े, इनलेट, एग्जॉस्ट। इसके अलावा हमें पता है कि वाल्व हमारे पास एक था इनलेट और एक था एग्जॉस्ट। हमें पता है इनलेट वालों और एग्जॉस्ट वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग धातु बनाएगी। तो इसी तरह क्यों बनाते हैं, इनके आकार में भी अंतर रहता है, बनावट में भी अंतर रहता है, और इनके जो क्लियरेंस रखा जाता है, टैपट और वाल्व के बीच में जो क्लियरेंस रखा जाता है उसमें भी अंतर रखा जाता है। किस कारण से, क्योंकि हमें पता है इनलेट वालों से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हवा ग्रहण करनी होती है, उसके तापमान में कोई अंतर नहीं आता। बल्कि एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा हमें जली हुई गैसों को उच्च तापमान के साथ बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए उसके धातु का भी हमें फर्क रखा जाता है। इसलिए हम एक वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, एग्जॉस्ट के लिए लिखते हैं, वो होता है SODIUM, सोडियम कोल्ड वाल्व। सोडियम कोल्ड वाल्व में क्या होता है, वाल्व देखने में आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगेगा, अंतर कुछ नहीं होगा, सेम वही होगी, परंतु तो थोड़ा सा का इसमें अंतर आ जाएगा। यहां एक सोडियम मेटेलिक धातु होती है, वो भरी जाती है, और ये इसका तापमान होता है क्या, 97.5 डिग्री, क्या पिघलने का तापमान। तो जब इसका तापमान 97.5 डिग्री से अबव हो जाता है या ऊपर चला जाता है तो ये सोडियम पिघल जाता है, और पिघलने के बाद ये पूर्णतः इस वाल्व में गति करता है, करेगा। तो ये वाल्व पूर्णतः ठंडा होगा, क्योंकि ये वाल्व किससे ठंडे किए जाते हैं, सोडियम कोल्ड वाल्व होते हैं, उनके लिए अलग से
फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम की सप्लाई रहती है, ताकि ये वाल्व ठंडे होते हैं। परंतु इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि अगर किसी कारणवश ये वाल्व क्रैक हो जाए तो सोडियम एक ऐसी घातक चीज है जो पानी के संपर्क में आने से ब्लास्ट हो जाता है। तो इससे सबसे बड़ी दुविधा एक ही होती है, बाकी इसके क्या फायदे ही फायदे हैं। उसके बाद में अपने चलते हैं, सोडियम कोल्ड वाल्व हमारे पास हो गया जी। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है वाल्व, स्प्रिंग, गाइड और शीट। हमें पता है ये मेरे एक पास वाल्व है, ये एक वाल्व है। इस तरह से फिट करते हैं अपने सिलेंडर हेड में। ये मैंने सिलेंडर हेड की बाहर वाली सतह बना ली। यहां इस भाग से लेकर के मैं यहां तक कुछ बनाता हूं। यह आगे वाला गाइड, और जहां पे ये बैठेगा ये आगे वाला सीट, और यहां आगे मेरे लॉक ग्रुप, और इसके बाहर की तरफ लगेंगे स्प्रिंग, क्योंकि इसे वापस अपनी सीट पर बैठाने के लिए एक स्प्रिंग की आवश्यकता होती है। तो हमें पढ़ना है स्प्रिंग, गाइड और सीट। स्प्रिंग का काम होता है, हेलिकल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम होता है वाल्व को अपनी सीट से चिपकाए रखने का। यह संख्या में एक या कईयों में दो होता है, जिसमें इसका तनाव बढ़ जाता है और लीकेज की संभावना शून्य हो जाती है। उसके बाद वाल्व गाइड, जो यहां मैंने लगाई, इसको एक निर्देशित खोखली ट्यूब होती है, ये सी बिल्कुल खोखली ट्यूब होती है। इस ट्यूब में से वाल्व स्टेम को गुजारा जाता है, ये ताकि इसको सीधा चल सके और ताकि अपनी सीट पर सीधा बैठ सके। कुछ समय चलने के बाद ये सीटें घिस जाती है, वाल्व तिरछा चलने लगता है और अपनी सीट पर भी ढंग से नहीं बैठ पाता। और दूसरा जो लुब्रिकेशन ऑयल ऊपर कूलिंग के लिए आता है, वह सीट के माध्यम से होता हुआ आपके कंबशन चैम्बर में जाकर के जलना लगता है। इसलिए जैसे हम दोबारा रीओलिंग करें तो हमें सीट को बदल देना चाहिए। आप याद रखना कि सीट के बाद हमारे पास आता है गाइड के बाद आता है हमारे पास सीट। सीट क्या होती है? इस तरह की एक गोल वाशरशी होती है, जिसको स्टेप या प्लेन कैसी भी हो सकती है। इस सीट को वाला सिलेंडर हेड में काटा जाता है। काटने के बाद ये धातु इसकी कास्ट आयरन होती है, या ग्रे कास्ट आयरन लिख सकते हैं। ग्रे कास्ट आयरन की सीट को इसमें इंसर्ट कराने के लिए वही प्रक्रिया कि सिलेंडर हेड में है, सिलेंडर हेड को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। वह सीट को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से सिकुड़ जाती है और सिलेंडर हेड फैल जाता है। तो जैसे हम इसको ठोक करके फिट करेंगे, तो जैसे इनका दोनों का तापांतर होगा तो दोनों मिलकर के एक यूनिट बना लेंगे, और हमें ऐसा महसूस होगा जैसे कि ये पहले एक ही यूनिट थी और वहां से कोई लीकेज की संभावना नहीं रहेगी। तो सीट का एक एंगल आता है और बहुत बार पूछ लिया जाता है 30 डिग्री टू 45 डिग्री। दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, या इसे और लिख सकते हैं 30 या 45 डिग्री। ज्यादातर हम 45 डिग्री सीट का इस्तेमाल करते हैं, पर जितना छोटा सीट रखा जाता है उतना उसका जो लीकेज की संभावना होती है वो कम रहती है। इस तरह से हमने पढ़ लिया सीट को। उसके बाद में आता है मेरे पास हाइड्रोलिक वाल्व। हाइड्रोलिक वाल्व को पढ़ने से पहले एक बात बता देता हूं। एक हाइड्रोलिक वाल्व एक ऐसा वाल्व है जिसमें किसी प्रकार की कोई क्लियरेंस नहीं रखी जाती, क्योंकि मान लेते हैं मेरे पास ये एक था, क्या ये एक लिफ्टर है। इस लिफ्टर में ही व्यवस्था की जाती है, एक वाल्व लगा करके, रेम सिलेंडर लगा करके एक ऑयल सप्लाई दे दी जाती है। और हमेशा यहाँ इसके लिफ्टर के ऊपर अपने क्या लगाते हैं जी? यहाँ लगाते हैं अपने पुश रोड, और पुश रोड के ऊपर हमने क्या लगाया? रोकर। क्या लगाया? रोकर। तो जैसे हमें पता होता है वाल्व चलने के बाद इंजन जब गर्म होता है तो पार्ट्स फैलते हैं, तो इनके बीच में गैप कम हो जाता है और वाल्व का खुलने का और बंद होने का समय गलत हो जाता है। टाइमिंग गलत होते ही इंजन पूर्ण पावर पैदा नहीं करेगा, और क्या होगा?
फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगा, प्री इग्निशन हो जाएगा, डेटोनेशन, कुछ और संभावना है तो इंजन में गलत होगी। तो इसलिए हम यहाँ हाइड्रोलिक वाल्व की व्यवस्था करते हैं। तो हाइड्रोलिक में, हाइड्रोलिक जैसे टेपट भी बोल देते हैं, हाइड्रोलिक टेपट में एक अलग से फ्यूल लाइन उसमें सप्लाई दी जाती है। तो जैसे ही दाब बढ़ता है तो ये अपने आप उस एरिया को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई भाग का एरिया बढ़ा तो फ्यूल नीचे भी आ जाएगा, और जैसे ही घटा फ्यूल उसको धकेल करके आगे की ओर कर देगा। आगे हमारे पास आता है क्लियरेंस। क्लियरेंस हमें पता है किससे नापा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आएगा हमारे पास फीलर गेज। फीलर गेज क्या क्या सामान चाहिए? फीलर गेज, स्क्रू ड्राइवर और एक रिंग या ओपन एंडेड स्पिनर। क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास ये एक क्या बना हुआ है, ये मेरे पास एक रोकर है, ये मेरा आ गया टेपट, ये आ गया मेरी केम लूप। तो यहां हम एक एडजस्टिंग स्क्रू लगाते हैं। यहाँ क्या लगाते हैं? एडजस्टिंग स्क्रू। और एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करने के लिए यहाँ हमें किसका? नट की आवश्यकता होती है। किसकी? नट की। तो हम यहीं से गैप को एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ क्या लगा हुआ है हमें पता है? हमारे यहाँ वाल्व का स्टेम वाला ऊपरी हिस्सा है, बाकी वाल्व हमारे क्या रह गया? नीचे रह गया। बाकी वाल्व कहाँ रहेगा? नीचे। यहाँ ये वाल्व लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप हमें रखना जाता है ताकि फिर गर्म होने पर पहले तो कोई भाग जाम नहीं हो। तो हम सबसे पहले इसको ढीला करने के लिए हमें रिंग स्पिनर या ओपन एंडेड स्पिनर की आवश्यकता होगी। जैसे ही ढीला गया, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हमने इसको ऊपर किया। ऊपर करने पर ये थोड़ी थोड़ी हिलने लगेगी। हम यहाँ फिलर गेज लगाएंगे। कहाँ? यहाँ पे। यहाँ पर हम फिलर गेज लगाएंगे। फिलर गेज लगाने के बाद इसको पूरा टाइट कर देंगे। पूरा टाइट करने के बाद थोड़ा व्हील को घुमाएंगे और फिलर गेज को बाहर निकाल देंगे। तो हमें ये याद करना है कि हमें ये गैप कितना रखना है। तो हम इसको इनलेट वालों के लिए 0.006 इंच से 0.016 इंच तक, और इसी तरह एग्जॉस्ट वालों के लिए 0.009 इंच से 0.020 इंच तक रखते हैं। क्या कहते हैं? ये अंतर आ गया। यहाँ देखो, इसका इनलेट का जो कम से कम था 0.006, तो एग्जॉस्ट का 0.009, इसका अधिकतम 0.0016 या अधिकतम 0.020 इंच तक। मतलब कि ये कि एग्जॉस्ट वाल्व गर्म होता है, इसलिए उसकी धातु को ही अलग बनाया जाता है, उसका जो क्लियरेंस होता है वो भी अलग रखा जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, वाल्व एडजस्ट करते हो आप, क्लियरेंस एडजस्ट करते हो तो थोड़ा ध्यान दिया करो। अगर आप मैनुअली करते हो, आपके पास फीलर गेज नहीं है, तो आप इसको पूरा टाइट करें। फिर ढीला करने के बाद आपने इस पुश रोड को घुमा के देखना है। अगर पुश रोड आसानी से घूम रही है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं हो कि इसमें बहुत ज्यादा लचक हो तो वाल्व सही ओपनिंग नहीं होगी। उसके बाद अपने चलते हैं वाल्व के आकार पर। इसमें वाल्व आकार पर। अब आपने कभी सिलेंडर हेड खोला हो तो आपने देखा होगा उसमें दो वाल्व होते हैं, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। तो आपने देखा होगा इनलेट का आकार होता है वो छोटा नहीं, बड़ा, और एग्जॉस्ट का छोटा। अब आप लोगों सर ऐसा क्यों? छोटा और बड़ा क्यों होता है? जैसे आपने बैटरी पढ़ी होगी, बैटरी में टर्मिनल देखे होंगे। पहचान के लिए क्या होता है बैटरी का? एक तो प्लस माइनस, एक लाल एक हरा, दो निशानियां होगी, एक ये होगी। अब अगर ये दोनों चीज भी नहीं हो तो हम क्या पहचान करेंगे? जो मेन टर्मिनल पोस्ट पॉजिटिव होता है वो मोटा होता है, और जो नेगेटिव वाला होता है वो पतला होता है। इसी तरह इनलेट वालों को बड़ा इसलिए रखा जाता है ताकि जो सक्शन के टाइम गैस जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है
जितना आयतन होता है हमारा, अंतरायतन जिसे कहते हैं, वो पूरा का पूरा उसमें इनलेट के टाइम हवा भर जाए। तो अगर वो खाली रहता है वाला हम छोटा लगा देंगे तो पूरा नहीं भरेगा, तो पावर भी पूरा नहीं होगा। बल्कि एग्जॉस्ट को छोटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जली हुई गैसें आसानी से बाहर निकल जाती है और उन्हें निकालने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व में कुछ अंतर बढ़ाते हैं। तो ये कुछ बातें थी आज के पढ़ने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पिस्टन और एक दो भाग कुछ और बचेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरे बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हम टॉपिक करवाएं वो शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। आपके लिए इसका धन्यवाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।